हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी अक्षांतर और देशांतर रेखाएं, जो हमारे रीट लेवल सेकंड में नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ था, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख रहे हो हमारा पूरा संपूर्ण ग्लोब को, यानी जो संपूर्ण ग्लोब है उसको आप पूरे इस डायग्राम में देख सकते हो। संपूर्ण ग्लोब को आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये हमारा संपूर्ण ग्लोब है, जो हमारे अक्षांतर देशांतर यानी लेटीट्यूड को निर्धारित करता है। उसी प्रकार ये हमारा देशांतर है। कौन सा दोस्तों? ये वाला। ये हमारा क्या है? देशांतर वाला है, जो हमारे देशांतर रेखाओं को क्या करता है? निर्धारित करता है। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अक्षांतर और देशांतर यानी जो प्राचीन काल में जो हमारी लंबी दूरी होती है उसको मापने के लिए को एक मानचित्र में जो भौगोलिक निर्देशांकन की आवश्यकता रहती है। क्या यानी जो हमारे प्राचीन काल में जो दूरी यात्राएं कही जाती है उनको मानचित्र में छापने या बनाने के लिए हम एक भौगोलिक निर्देशांक काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? एक भौगोलिक निर्देशांक काम में लेते हैं। और भौगोलिक निर्देशांक वह अंक होते हैं जिसके द्वारा क्या है ना, पृथ्वी का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? यानी जो पृथ्वी होती है उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें भौगोलिक स्थिति या पृथ्वी की स्थिति को निर्धारण करने के लिए हमें भौगोलिक निर्देशांक जो अंक काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखाएँ कहते हैं। यानी हम इसको निर्धारित करने के लिए अब लेते हैं। जैसे ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसको निर्धारित करने के लिए वाली जो दूरियाँ होती है उसी निर्देशांक कर सकते हैं। जैसे हमने इस पृथ्वी में की हुई है। क्या की हुई है दोस्तों? निर्देशांक। यानी भौगोलिक निर्देशांक वह अंक होते हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी पर ये जो स्थिति निर्धारण की जाती है। किससे? यानी पृथ्वी की स्थिति किसके निर्धारण की जाती है? भौगोलिक निर्देशांकों के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। और इसे यानी जो मानचित्रों का सर्वाधिक विकास, हमारे मानचित्रों का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? कौन से? यानी ग्रीक काल में हुआ था। किस काल में दोस्तों? ग्रीक काल में हुआ था। यानी हमारे मानचित्र का विकास सर्वाधिक कब हुआ था? ग्रीक काल में हुआ था दोस्तों। और प्रथम मानचित्रकार कौन थे दोस्तों? यानी अनेक्सिमेंडर। कौन थे? अनेक्सिमेंडर थे प्रथम मानचित्रकार। यानी अक्षांश और भौगोलिक निर्देशांक क्या होते हैं? जो हमारे पृथ्वी की या जो ग्लोब की स्थिति को निर्धारित करने वाली, स्थिति को दिखाने वाली रेखा है, वो हमारी क्या होती है? भौगोलिक निर्देशांक होती है। जो हम कोई एक यात्रा से यानी मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, उसकी लंबाई दूरी को नापने के लिए हमें यात्राओं के क्या यानी भौगोलिक निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को हम किस माध्यम से दर्शाते हैं? एक मानचित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। और मानचित्र की रचना किसने की थी सर्वप्रथम दोस्तों? यानी अनेक्सिमेंडर ने की थी। और इसे मानचित्र का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मानचित्र का जनक भी कहा जाता है। और सर्वाधिक विकास मानचित्रों का यानी ग्रीक काल या यूनानी काल में हुआ था। कब हुआ था? यानी ग्रीक काल और यूनानी काल में हुआ था। प्रथम यानी जो हमारी देशांतर रेखा यानी जो प्रथम देशांतर रेखाएं होती हैं या देशांतरों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस के द्वारा किया था। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। और अक्षांतर और देशांतर रेखाओं का जो प्रमाणिक निरूपण होता है, यानी जो अक्षांतर और देशांतर है, अब आगे पढ़ेंगे अक्षांतर रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। और जिनका प्रमाणिक निरूपण या पता लगाने का सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोस्ट्रेटस किया था। किसने? एरेटोस्थनीज ने किया था। किसने? एरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अक्षांतर व देशांतरों से निर्धारित होता है। यानी जो हम अक्षांतर व देशांतर जो रेखाएं होती है उनके द्वारा हम क्या निर्धारित कर सकते हैं? जैसे दूरी को या स्थिति को या कोण को या आधार को। हमने आपको ऊपर बताया, यानी जो अक्षांतर व देशांतर को जो भौगोलिक यात्राओं के माध्यम से हमें क्या पृथ्वी की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। किसे? पृथ्वी की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आता है दोस्तों, यानी पृथ्वी की स्थिति का निर्धारण।
यानी जो हम अक्षांतर व देशांतर रेखाओं को किस काम में लेते हैं, यानी जो पृथ्वी की स्थिति को दिखाने के लिए काम में लेते हैं, हमारी यानी जो दूरियाँ होती है उसको मापने के काम में या स्थिति को दिखाने के काम में लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में, यानी जो भौगोलिक निर्देशांक में आते हैं, भौगोलिक निर्देशांक में आते हैं जो अक्षांतर व देशांतरों के माध्यम से हम क्या दिए, यानी पृथ्वी की स्थिति को दर्शाते हैं। क्या आते हैं इनसे, अक्षांतर और देशांतर। इसमें अक्षांतर व देशांतर दोनों ही आते हैं, जिसके माध्यम से हम भौगोलिक निर्देशांक कह सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की स्थिति को निर्धारण करने में काम में आता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी भूग्रिड किसे कहते हैं, भूग्रिड जो अक्षांतर व देशांतर के जाल को क्या कहते हैं, जो अक्षांतर व देशांतर के जाल को क्या कहते हैं, भूग्रिड कहते हैं। यानी भूग्रिड अक्षांतर व देशांतर के जाल को कहते हैं भूग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यानी भूग्रिड कहते हैं। भूग्रिड यानी जो 3 भाग, भूग्रिड के कितने 3 भाग होते हैं। भूग्रिड का पहला भाग आता है यानी एक तो अक्षांश, दूसरा आता है यानी देशांतर, तीसरा आता है अंतराल, यानी जो अंतराली दोनों के बीच का अंतर होता है उसे तीसरा भाग कहा जाता है। यानी जो भूग्रिड आपको बता देते कि जैसे ये एक पृथ्वी है, अक्षांतर व देशांतरों के जाल को क्या कहते हैं, भूग्रिड कहते हैं। ये पृथ्वी है, ये अक्षांतर रेखाएं हो गई, ये देशांतर रेखाएं हो गई। इस जाल को क्या कहते हैं, इस जो ये जाल है, ये जाल को क्या कहते हैं ना, भूग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूग्रिड कहते हैं। ये जो जाल बना हुआ है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, यानी भूग्रिड कहते हैं। इस जाल को क्या कहते हैं ना, भूग्रिड कहते हैं। जो ये जाल बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, भूग्रिड कहते हैं। जो यानी अक्षांतर व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, भूग्रिड कहते हैं। जिसमें से अक्षांतर रेखाएं क्या है, अक्षांतर रेखाओं का निर्धारण। दोस्तों अक्षांतर रेखाएं जो अक्षांश को कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अक्षांश जो अक्षांश होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अक्षांशों को कहते हैं कोण कहते हैं। यानी कोणीय दूरी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाए, कोणीय दूरी कहा जा सकता है। और अक्षांशों के माध्यम से हम पृथ्वी की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। और अक्षांशों का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, यानी पृथ्वी की स्थिति बताने के काम आता है और पृथ्वी के केंद्र से की जाती है। और यह पृथ्वी का केंद्र कहाँ पे मिलता है दोस्तों, यानी ये भूमध्य रेखाओं के मध्य से मिलता है। यानी जो भूमध्य रेखाएं होती हैं उनके मध्य में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों, भूमध्य रेखाओं के मध्य से मिलता है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी का आकार आप इस मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, या फिर आप इस मानचित्र के भी देख सकते हैं, यानी इस चित्र के माध्यम से। जैसे ये हमारा मानचित्र है, यानी आपको क्या अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निर्धारित की जाती है। ये हमारी इक्वेटर रेखा, यानी इक्वेटर है, कौन सी, यानी इक्वेटर, ये वाली। कलर दूसरा लेने दे पेन का। ये हमारी इक्वेटर रेखा, कौन सी, यानी इक्वेटर रेखा, ये वाली, जिसे भूमध्य रेखा कहा जा सकता है। और अक्षांत के यानी जो हमारी पृथ्वी की जो, यानी जो पृथ्वी के केंद्र से निर्धारित की जाने वाली रेखाएं, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, ये वाली, ये पृथ्वी के आधार से की जाने वाली ये वाली अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो उत्तर से, यानी जो हमारे पृथ्वी को संपूर्ण 2 भागों में बांटती है। किसमें, यानी संपूर्ण पृथ्वी को, यानी जो संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम क्या है, संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकते हैं। ये हमारी देशांतर रेखाएं होती, ये हमारी अक्षांश रेखा हैं, ये वाली। इनका निदान कहाँ से किया जाता है, हमें यहाँ से किया जाता है, भूमध्य रेखा के मध्य से। इसको आधार मान के या पृथ्वी का केंद्र मान से, पृथ्वी के केंद्र से यानी अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। ये जैसे हमने केंद्र मान लिया, इसका अक्षांश रेखाओं का केंद्र मान के यानी अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया जाता है।
जैसे ये यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे गए कोणों को अक्षांश कहलाते हैं। जो उत्तर से और दक्षिण तक खींचे गए कोणों को क्या कहते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। आपको इस चित्र के माध्यम से बता रखा है, यानी जैसे जैसे ये अक्षांश रेखाओं को उत्तर से दक्षिण तक खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे हमने इसमें खींच देखी है, देखो उत्तर से दक्षिण तक, और ये हमारा क्या है, आधार। ये हमारा आधार है, कौन सा, ये वाला आधार है, और इसे हमारा केंद्र बना दी। ये हमारा क्या है, पृथ्वी का केंद्र। इसे भू यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। क्या है, निर्धारित किया जाता है। ये हमारा आधार कितना है, यानी जो हमारी अक्षांशों के जो कुल अक्षांश बताते हैं दोस्तों, ये हमारे पृथ्वी के केंद्र से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको ऐसे करते हैं, जो हमारा अक्षांश यानी पृथ्वी के केंद्र से डिवाइड की जाती है, और जो ये कोण मध्य में कोण बनने वाले उनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जो पृथ्वी के माध्यम से अक्षांशीय रेखाओं के केंद्र से खींचा जाता है। यानी जो अक्षांश संख्या, यानी अक्षांशों की संख्या कितनी होती है टोटल, यानी 180 होती है, क्योंकि यहाँ पे 90 होता है और ये 90 यानी 180 क्या हो गए, हमारे अक्षांश हो गए। ये वाले अक्षांश और ये वाले अक्षांश, ये वाले अक्षांश और ये वाले अक्षांश, यानी 90 यानी 180 अक्षांश हो गई। और संपूर्ण ग्लोब पर कितने, यानी जो दोस्तों, यानी जो संपूर्ण ये ग्लोब है, संपूर्ण ग्लोब पर यानी जो हमारे अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या, यानी संपूर्ण ग्लोब पर, ये गोलार्धों में थी, संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या यानी जो हमारी कितनी होती है, 180 यानी 181 होती है। कितनी, 181, क्योंकि 90 यानी 180, तो ये हो गई दोनों गोलार्धों की 180 प्लस ये भूमध्य रेखा वाला, ये 0 डिग्री हुआ, ये एक में काउंटिंग होती है, यानी कौन सी, एक अक्षांश के, यानी क्योंकि इसी अक्षांश के माध्यम से या इसको आधार मानकर हम अक्षांशों का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसे यानी 181 हमारी यानी अक्षांशों की कुल संख्या कितनी, यानी 181 होती है दोस्तों। कितनी, 181 जो हमारे अक्षांशों की संख्या होती है जो ग्लोब पर होती है। दोस्तों आपको समझ रहे हैं तो हम एक चित्र के माध्यम से भी समझाते हैं। देखिए, जो यानी जो हमारी रेखा है उनका निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं, किसके, इसके माध्यम से, ये भूमध्य रेखा के माध्यम से हमने निर्धारित करी है। और इन अक्षांशों के मध्य ये अक्षांश से खींचे गए हैं, कितने, 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा के यानी कि पृथ्वी का केंद्र मानकर इसे अक्षांश खींचे गए हैं। कितनी, दोनों गोलार्धों में, कितने दोस्तों, दोनों गोलार्धों में अक्षांश खींचे गए हैं। ये कोण बनते हैं, इनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जो कोण यानी कोण अक्षांश को क्या कहते हैं, कोणीय कहते हैं या कोण कहते हैं। इन कोणों में क्या है, ये एक 90 डिग्री, सॉरी 90, कितने, 100, इन अक्षांशों के, इन अक्षांश जो अक्षांश होते हैं, टोटल अक्षांश कितने पाए जाते हैं, कुल अक्षांश यानी 180 है। और पूरे संपूर्ण ग्लोब पर, यानी जो संपूर्ण ग्लोब है, संपूर्ण ग्लोब पर 181 अक्षांश है। कितना, 181 अक्षांश पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि भूमध्य रेखाओं को आधार मानकर गोलार्धों में खींचे गए अक्षांशीय कोणों की संख्या कितनी होगी। यानी भूमध्य, यानी आपने भूमध्य रेखा, जो हमने भूमध्य रेखा बनाई है, जो भूमध्य रेखा है, जैसे हमने ये भूमध्य रेखा बना ली, जो ये दोनों को, ये भूमध्य रेखा को, यानी भूमध्य रेखा को आधार मानकर, ये भूमध्य रेखा को मानकर, आधार मानकर दोनों गोलार्धों में खींचे गए अक्षीय कोणों की संख्या कितनी है, कितनी अक्षीय कोणों की संख्या कितनी है। तो आप बता दें, हम ये 90 है, यहाँ पे 90 बनता है और नीचे वाला 90, ये 90 अक्षांश, 90 यानी 180 अक्षांश होती है दोनों गोलार्धों, और संपूर्ण पृथ्वी पर 181 अक्षांशों की संख्या होती है। उसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा इसी व्याख्या करते हैं, यानी जो यानी व्याख्या के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। गोलार्धों के संदर्भ में भूमध्य रेखा व एक निर्धारण करता होती है, क्या होती है, भूमध्य रेखा एक निर्धारण करता होती है जो भूमिका निभाती है। और ये यानी भूमध्य रेखाओं को कोण नहीं गिनते, यानी जो भूमध्य रेखा होती है उनके कोणों को क्या नहीं गिना नहीं जाता, कौन से, गोलार्धों के संदर्भ में, जबकि इसी संपूर्ण ग्लोब पे
काउंटिंग की जाती है। पृथ्वी का केंद्र से यानी जो पृथ्वी के केंद्र से यानी 181 यानी 181 है। पृथ्वी के केंद्र से कितनी 181 पाई जाती है। कितनी दोस्तों 181 पाई जाती है। कौन अक्षांश से। और गोलार्धों में यानी अक्षांश यानी कितनी पाई जाती है ये 180। और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों कोणों की संख्या कितनी होती है 90 होती है। और दक्षिणी अक्षांशों में कितनी 90 होती है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है यानी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के जो समांतर खींची गई जो रेखाओं को क्या कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कितनी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप अक्षांश रेखाओं को इनके माध्यम से भी समझ सकते हैं। चित्र के माध्यम से आपको अब समझाते हैं अक्षांश रेखाएं। ये हमारा अक्षांश रेखा है। यानी आप इस अक्षांश रेखाओं के माध्यम से आप देखो अक्षांश रेखा क्या है। जो भूमध्य रेखा जैसे हमारी ये भूमध्य रेखा है उनके समांतर जो खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अक्षांशीय रेखाएं एक तो ये भूमध्य रेखा के समांतर हमने खींच दी 0 डिग्री पे। एक हमने ये रेखा खींची ये अक्षांश रेखा होती है। ऊपर के ध्रुव वाली अक्षांश रेखा खा जाती है। और एक यानी जो अक्षांश रेखा ये खींची हुई है ये हमारे क्या यानी किसके भूमध्य रेखा के समांतर जो खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। पहली यानी भूमध्य 0 है एक यानी 23.5 डिग्री पर रेखाएं खींची गई और एक 23.5 एक 66 यानी 66.5 और एक 66.5 ये हमारे क्या अक्षांशीय है। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। कितना साउथ है। और इन अक्षांशों की संख्या यानी एक अक्षांश में इन दोनों अक्षांशों के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों। इन दोनों अक्षांशों का यानी जो दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये और ये अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों यानी 111 किलोमीटर। कितनी 111 किलोमीटर दूरी पाई जाती है। और यह अक्षांश से एक ध्रुव तक की पाई जाती है यानी 10.56% 10.56 वर्ग किलोमीटर पाई जाती है कुछ। जबकि दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों। दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी हमारी पाई जाती है 111 किलोमीटर। कितनी दोस्तों 111 किलोमीटर अक्षांश से पाई जाती है। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से सुनो देखो दोस्तों। यानी ग्लोब की जो कुल लंबाई ग्लोब की जो इनकी कुल संख्या कितनी यानी ग्लोब जो संपूर्ण ग्लोब पर कितनी लंबाई पाई जाती है दोस्तों। कितनी ग्लोबर पर यानी जो ग्लोब है यानी 79 अक्षांश पाए जाते हैं। कितनी यानी 79। आप अभी भी नहीं समझेंगे ग्लोब पर अक्षांशों की यानी अक्षांश रेखाओं की लंबाई अक्षांश रेखाओं की संख्या। ग्लोब ये हमारा ग्लोब है। ये ग्लोब है। ग्लोब पे यानी जो संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या यानी अक्षांश जो रेखाएं उनकी संख्या कितनी है। संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांश रेखा यानी जो संपूर्ण ग्लोब है उन पे अक्षांश यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या उसमें पाई जाती है 179। कितनी पाई जाती है ना 179 पे नहीं 179 अक्षांश रेखा पाई जाती है। आप 179 ऐसे है दोस्तों क्योंकि ये हमारी भूमध्य रेखा है। कौन सी है जो भूमध्य रेखा ये वाले यहाँ से निर्धारण करेंगे उत्तरी गोलार्ध की यानी जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कितनी पाई जाती है 90 है। यहाँ पे 90 है यहाँ पे 90 है। इन दो अक्षांश रेखाएं कितनी पाई जाती है यानी ये पाई जाती है 89। कितनी 89 और ये भी 89। कितनी 89 हो गई। ये दोनों 89 हो गई 179 में यानी जो 89। और ये हमारी ध्रुव वाली 0 होती है। ये क्या होती है ध्रुव वाली यहाँ पे कोई रेखाएं नहीं खींची जाए क्योंकि ये बिंदु होती है। जो ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं बिंदु यानी क्या होते हैं ध्रुव यानी बिंदु होते हैं। इसलिए 79 उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है और 89 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं और 89 उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसलिए संपूर्ण अक्षांश रेखाएं संपूर्ण ग्लोब पर यानी 179 होती है दोस्तों। कितनी 170 होती है। और उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों में यानी 89 अक्षांश रेखाएं होती है। कितनी यानी 89 अक्षांश रेखाएं होती है। और ऊपर दो ध्रुव बिंदु होते हैं। कितने 2 ध्रुव बिंदु होते हैं क्योंकि उत्तरी बिंदु और दक्षिणी ध्रुव 2 बिंदु होते हैं।
अक्षांश रेखाओं के समांतर अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों यानी एक दूसरे के समांतर खींची गई रेखा, ग्रीनविच रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा और ध्रुव के समांतर खींची गई रेखा। इसका आंसर है दोस्तों यानी भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। क्या रेखाएं कहते हैं, यानी जो भूमध्य रेखाओं के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांतीय रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अब कुछ अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनकी विशेषताएं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये रेखाएं ग्लोब पर क्या होती हैं? संपूर्ण ग्लोब पर क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। क्या होती है दोस्तों? ये समांतर रेखाएं होती है और इनकी आकृति वृत्तों में होती है। कौन सी आकृति में? वृत्तों में। आप वृत्तों में समझेगा नहीं चाहिए कौन सी आकृति? वृत्तों में। जो ये रेखाएं क्या होती है? संपूर्ण ग्लोब पर होती है। जो संपूर्ण ग्लोब पर यानी क्या होती है? समांतर होती है, भूमध्य रेखा के समांतर होती है। ये हमारी कौन सी? अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। और इनकी आकृति कैसी होती है? इनकी आकृति होती है यानी वृत्तों जैसी। कितनी? वृत्तों जैसी। वृत्तों जैसी इनकी आकृति कैसी होती है? वृत्तों जैसी होती है। जैसे ऐसे संपूर्ण गोलाकार पर जो आकृति होती है यानी अक्षांश रेखाओं की आकृति कौन सी? यानी वृत्तों जैसी आकृति होती है। और ग्लोब पर यानी जो ग्लोब पर भूमध्य रेखाओं के द्वारा यानी जो संपूर्ण यानी पूरे ग्लोब पर ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब पर भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। कितनी? जो भूमध्य रेखा क्या बनाती है? सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। कितनी यानी दोस्तों? सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा क्या होती हैं या जो अक्षांश रेखा होती है वो जो ग्लोब पर यानी सबसे बड़ा क्या बनाती है? वृत्त बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? संपूर्ण यानी जो संपूर्ण ग्लोब है उस पर अक्षांश रेखाएं समान वो बनाती है। क्या बनाती है? सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे ये संपूर्ण वृत्त है तो ये वाला संपूर्ण वृत्त भूमध्य रेखा पर क्या यानी सबसे बड़ा वृत्त बनाती है अक्षांश रेखाएं। यानी अक्षांश रेखाएं सबसे बड़ा वृत्त या रेखाएं कहाँ पे बनाती है? भूमध्य रेखा पे बनाती है या इक्वेटर रेखाओं पे बनाती है। क्योंकि यहाँ पे ये छोटियाँ बनाती है ध्रुव में। कौन सी छोटियाँ? ये छोटे छोटे अक्षांश रेखाएं होती है। जबकि इसकी संपूर्ण पृथ्वी कैसी होती है? संपूर्ण पृथ्वी यानी गोल होती है और ऊपर ध्रुव क्या होते हैं? चपटे होते हैं। इस कारण यानी जो यानी भूमध्य रेखा है संपूर्ण यानी जो भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा बनने वाला वृत्त क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। जो भूमध्य रेखा पर जो वृत्त बनता है वो सबसे बड़ा वृत्त होता है दोस्तों। अक्षांश रेखाओं के प्रयोग और उपयोग जो जलवायु संबंधी या आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी जो अक्षांश रेखाओं को प्रयोग कब कैसे क्यों किया जाता है? यानी जो हमारी यानी जलवायु को निर्धारित करने के लिए और आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए यानी अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। और अक्षांश रेखाएं ग्लोब जो ध्रुव पर जो अतिरिक्त देशांतर रेखाओं के यहाँ क्या होती है? समकोण पर मिलती है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब या पृथ्वी पर ध्रुव के अतिरिक्त देशांतरों यानी देशांतर रेखाओं से क्या मिलती है? समकोण पर मिलती है। यानी एक जाल बनाती है। जाल आपको बताया था ना, जैसे कैसे जैसे ये जाल है, ये हो गया, ये अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया, तो ये क्या एक समकोण बनाती है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी आपको हमने अभी बताया था, यानी दो अक्षांश, ये हमारा संपूर्ण ग्लोब है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, जैसे ये दो अक्षांश है, इनके मध्य की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर रेखाएं हैं। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। और भूमध्य रेखाओं के पास से दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है? जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखाओं के पास दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 110.56 कितनी है दोस्तों? 100 यानी 110.56 है। यानी जबकि ध्रुव के पास में 111.60 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर पृथ्वी ध्रुव पर क्या होती है? चपटी होती है। कितनी होती है दोस्तों? चपटी होती है। जैसे ये ऐसे मैंने ये बनाया पृथ्वी, यानी जो यहाँ पे पृथ्वी क्या होती है? चपटी होती है। पृथ्वी क्या होती है? चपटी होती है।
और इन दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी 111 किलोमीटर है। कितनी 111 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की जो मध्य की दूरी 110.56 किलोमीटर पाई जाती है। कितनी 110.56 किलोमीटर पाई जाती है दोस्तों।